नमस्कार। तारीख 8 अक्टूबर, दिन मंगलवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार अपनी सत्ता बरकरार रखी। कांग्रेस की उम्मीदों पर फिरा पानी। कुमारी सैलजा ने कहा, परफॉर्मेंस जितनी हमारी उम्मीद थी निराशाजनक है। हम 60 क्रॉस करने की सोच रहे थे, प्रचंड बहुमत की सोच रहे थे, भाजपा को हम नहीं सोचते थे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की बनेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, हमको ये तो पहले से मालूम है कि जितने हम स्ट्रांग जम्मू में हैं, उतने हम श्रीनगर क्षेत्र में नहीं है। फिर भी हमने काम करने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। करेंगे विश्लेषण हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नतीजों का वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनिस के साथ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। इसराइल पर हमास के हमलों की पहली बरसी के बाद इस्राएली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और हवाई हमले किए हैं। इस्राएली सेना का कहना है कि वे दक्षिण पश्चिमी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ और ज्यादा जमीनी हमले करेगी। पहले से रिकॉर्ड किए गए एक भाषण में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस्राएल तब तक लड़ना जारी रखेगा जब तक कि उसके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। ב-7 באוקטובר הוטלנו למערכה גורלית, אבל לא הוכרענו। बेन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, हमें इस युद्ध में धकेला गया है, लेकिन हम अंत तक लड़ेंगे और हारेंगे नहीं। हम अपने दुश्मन को हरा कर रहेंगे। हमने इतिहास में भी ऐसी चीजों का सामना किया है और हर बार हमने अपने अंदर ही शक्ति ढूंढी है। हम एक साथ लड़ेंगे और अपने देश को बचाएंगे। हमें मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा। हम इस संघर्ष के लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, वो है हमास को खत्म करना, बंधकों को वापस लाना। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इसराइल के लिए खतरा बनने वाली चीजों को ही खत्म नहीं कर देते। सोमवार को हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इस्राएली शहर हाइफा पर फिर से रॉकेट दागे। इसराइल ने आज इस बात की पुष्टि की और बताया कि दागे गए 100 रॉकेटों में से कुछ को रोक दिया गया है। हिजबुल्लाह के नेता नाइम कासिम ने इसराइल को चेतावनी दी है कि अगर इसराइल आगे हमले करता है तो हिजबुल्लाह इसका मुकाबला करेगा, क्योंकि समूह की सैन्य क्षमता बरकरार है। नाइम कासिम ने प्रतिज्ञा लेते हुए कहा, हम इसराइलियों के साथ लड़ना चाहते हैं। नाइम कासिम कह रहे हैं, इसराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश साथ मिलकर हमें भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि हम में क्षमता है कि हम लड़ सके। हर मोर्चे पर हमारे लड़ाके तैयार हैं और हमारा नेतृत्व एकजुट है। बेहद खतरनाक श्रेणी के हरिकेन मिल्टन की वजह से तेज हवाओं और तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। तूफान अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है, जो हाई अलर्ट पर है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों से निकासी चेतावनियों पर ध्यान देने को कहा। मैरीलैंड में विमान में चढ़ने से पहले कमला हैरिस ने कहा, मैं फ्लोरिडा के टाम्पा क्षेत्र के सभी लोगों से कहना चाहती हूं कि कृपया निकासी आदेश सुने, स्थानीय अधिकारियों की बात सुने। ये बहुत खतरनाक तूफान है और मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो कुछ भी जरूरत का सामान हाथ लगे उसे ले लें और स्थानीय अधिकारियों के आदेश को सुने। वो जानते हैं कि मिल्टन क्या करने वाला है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रकाशित नए आंकड़ों से पता चला है कि पृथ्वी की नदियां 2023 में 3 दशकों में सबसे तेज दर से सूख गईं, जिससे वैश्विक जलापूर्ति खतरे में पड़ गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि सभी नदियां असामान्य स्थिति में देखी गई हैं और अधिकांश में पानी की कमी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन वाटर साइकिल को अनियमित बना रहा है, जिससे सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। तो स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के न्यूज पॉडकास्ट पूरा दिन पूरी खबर में। तो 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। ये राज्य हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर। आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हम दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों की बारीक पड़ताल करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि ये नतीजे कैसे आए और इसके मायने क्या हैं। अब चूंकि हमारे श्रोता यानी कि आप सब सुधीजन हैं, तो सुबह से ही कहीं ना कहीं चुनाव परिणामों को आप देख चुके हैं, तो हम इससे आगे की बात करेंगे। तो अब तक सुमिरन जो रुझान है या नतीजे कहें, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की, जिसमें 48 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आ रही हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें। और इसी तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात
करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन में 48 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें और पीडीपी के पास 3 सीटें आ रही हैं। तो यानी कि अब लगभग साफ हो चुका है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो गई है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले कि हम सिलसिलेवार तरीके से दोनों राज्यों का विश्लेषण करें, हम पहले शुरुआत कर लेते हैं। आज हमारी जो गेस्ट हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणवीस। सबसे पहले प्रारंभिक टिप्पणी कि दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों पर आपका कमेंट क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी। हरियाणा में तो अप्रत्याशित रिजल्ट आया है, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एग्जिट पोल से लेके हमारे जैसे लोगों को जो कि घूमे हरियाणा में और लोगों से बात की, ये बहुत ही अजीब तरह का रिजल्ट आया है। जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से सबको चैन की सांस लेनी चाहिए कि चुनाव हो गया और ख़त्म हो गया, उसके रिजल्ट आ गए बिना किसी व्यवधान के और एक सरकार अब काबिज है जगह पर। तो ये बहुत ही मतलब सभी भारतीयों के लिए और विश्व के लिए भी ये बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। एक मिनट के लिए ये भुला दें कि किस तरह से झगड़ा हुआ, किस तरह से लोगों ने कैंपेन किया, एक तरफ के लिए उसको परे रख के सिर्फ इस बात पर जोर दें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में फिर से चालू हो गई है। ये मेरे ख्याल से और वो संपन्न हुई एक चरणबद्ध तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अब जरा क्रमवार तरीके से हम जरा राज्यों की चर्चा कर लें। तो सुमिरन, शुरुआत हम हरियाणा से कर रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं, और जैसा कि अदिति जी आप भी कह रही थी कि विश्लेषक और एग्जिट पोल के दावे यही कर रहे थे कि 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी कर लेगी, लेकिन हुआ उल्टा और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार राज्य की सत्ता अपने पास बरकरार रखी। जी मोहन, जब सुबह वोटिंग शुरू हुई, वोटों की गिनती शुरू हुई, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम समेत सभी कांग्रेसी नेता अपनी जीत के प्रति बेहद आश्वस्त नजर आ रहे थे। लेकिन दोपहर आते आते तस्वीर बदल गई, तस्वीर साफ हो गई और कांग्रेस के नेताओं के जो सुर हैं वो बदल गए। हरियाणा चुनाव नतीजों से कांग्रेस इससे बेहद निराश हो गई, क्योंकि उसे इस राज्य में सत्ता हासिल करने की उम्मीद थी। और जो बड़े चेहरे थे, जो कि जैसे कि कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा की हम बात करें, अगर हम और सुरजेवाला की बात करें या रणदीप सिंह की हम बात करें, तो एक निराशा के भाव थे। बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने बात की कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा से। परफॉर्मेंस जितनी हमारी उम्मीद थी निराशाजनक है। हम 60 क्रॉस करने की सोच रहे थे, प्रचंड बहुमत की सोच रहे थे। भाजपा को हम नहीं सोचते थे कि इतने ज़्यादा आगे बढ़ पाएगी, पर ये तो सच्चाई है कि जो सोचा था वो नहीं हुआ। कांग्रेस की कैंपेनिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैसेज क्या था और क्या होना चाहिए था? शायद जो लोग उम्मीद कर रहे थे उतना हम नहीं दिखा पाए। जो हमसे चाहते थे वो हम उन्हें दे नहीं पाए। If you can be a little specific, आप किसकी बात? स्पेसिफिक्स तो मैं अभी नहीं कहना चाहूँगी। वी कैन टॉक लेटर आफ्टर फ्यू डेज, बिकॉज नीचे से ग्राउंड रिपोर्ट जब हम ले लेंगे एक बार, उसके बाद ही इन चीज़ों में जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा हरियाणा एक सा है। अलग अलग रीजन्स का भी होता है, अलग अलग कुछ और भी बातें होती हैं, तो उन सबको हम देखेंगे और फिर उसके बाद ही कोई एक पिक्चर जो सामने आएगी हमारी कमज़ोरियों की और हमारी जहां हम मजबूत रहे, इन सब चीज़ों को हम फिर बाद में ही थोड़ा इसको डिटेल में जाकर बता पाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट है आपके मन में, क्योंकि ये बात कही जा रही थी बार बार के पहलवान, किसान और जो जवान का मुद्दा था अग्निपथ स्कीम को लेकर, ये 3 फैक्टर्स बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो क्लियरली ये मिसरीडिंग हुई है, क्या ऐसा मानते हैं आप? कुछ देखिए, बात तो है कि ये हैं या और मुद्दे हैं जो ओवरराइडिंग हो गए और ये मुद्दे उतना नहीं पेनिट्रेट हम करवा पाए, ये बातें हैं। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो लोकल हो सकती हैं, कैंडिडेट की भी हो सकती हैं, उस क्षेत्र की भी हो सकती हैं, कुछ समुदायों की भी हो सकती हैं। कई बार लोकल बातें ज़्यादा आ जाती
नहीं, क्योंकि भाजपा आखिर में तो प्रधानमंत्री जी और इनके शीर्ष नेता तो हरियाणा आए ही नहीं। उनके अगर आप देखेंगे उनकी रैली टोटल फ्लॉप हुई थी। कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि वो रेजोनेट कर पा रहे हैं हरियाणा के लोगों के साथ। पर हैविंग सेड दैट, कुछ तो बात है कि भाजपा को, जिसको हमने बिल्कुल राइट ऑफ किया था, इनका वोट बैंक लोकसभा के समय से अब तक कुछ वैसा सही नजर आ रहा है। तो कांग्रेस की जो नेता हैं कुमारी शैलजा, वो भी इस रिजल्ट से बहुत आश्चर्यचकित हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा। जितना भगवान ने दिया है, खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। अब चुनाव आने वाले हैं, पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, ये केजरीवाल कह रहे थे। लेकिन इन चुनाव परिणामों से भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने क्या किया, और ये मनोहर लाल खट्टर वो मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कि बदल दिया गया था। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। तो तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है। पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं हरियाणा से बीबीसी संवाददाता अभिनव को। अभिनव, आपसे सबसे पहले यही समझना चाहते हैं, जरा चुनाव परिणाम की हम बात कर लें तो वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो इन चुनावों में जीत गए या फिर हार गए? जी, जो रिजल्ट हैं वो 90 विधानसभा की सीटें हरियाणा में हैं, 89 पर घोषित हो गई हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। अगर इसमें बड़े चेहरों की बात करें तो लाडवा से जो मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी, वो खड़े थे, उनको जीत मिली है। आजमपुर से बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की हार हुई है। ये एक बड़ी हार है क्योंकि करीब 60 साल से इस सीट पर बिश्नोई परिवार का कब्जा था। दूसरी तरफ अगर उचाना की बात करें, उचाना कला में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की इतनी बुरी हार हुई है कि वो 5वें स्थान पर हैं। उनको करीब 8-10 हजार वोट पड़े हैं, जबकि वो जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो वो डिप्टी सीएम थे। उसके बाद जुलाना से जो हाई प्रोफाइल सीट इस इलेक्शन में मानी गई, उस पर खूब नेशनल मीडिया ने भी में सुर्खियां आई। वहां से विनेश फोगाट कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनका जो विनिंग मार्जिन था, हालांकि उन्होंने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन उनका जो विनिंग मार्जिन है वो करीब 6015 वोटों से वो जीती। लेकिन स्थानीय लोग जो थे, हमारी उनसे बात हुई आज दिन में, वो निराश लग रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि विनेश फोगाट बड़ा चेहरा है, वो 30,000 वोटों से जीत कराएंगी। लेकिन इसमें कांग्रेस को राहत ये है क्योंकि जो जुलाना सीट है वो 15 साल से कांग्रेस के खाते में नहीं थी, तो विनेश ने उस खाते को भरने का काम किया है। वहीं हिसार में निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल की जीत हुई है। वो बीजेपी से बागी होकर उन्होंने बीजेपी के ही जो सेकंड कैंडिडेट थे लीडिंग, उनको हराया है। और मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस में देखा जा रहा था। गढ़ी सांपला उनका गढ़ है, वहां से उन्होंने बड़े मार्जिन से करीब 70,000 प्लस मार्जिन से अपनी जीत दर्ज की है। और वहां अंबाला में अनिल विज, जिन्हें गब्बर कहा जाता है, जिनका 7वां चुनाव था और जो मुख्यमंत्री की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं इस बार। और उन्होंने सवेरे कहा भी था कि यदि मेरा नाम प्रस्तावित होता है तो भाई आला कमान तय कर ले तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। आप बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की, ये नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि ओलंपिक मेडल से ये चूक गई, लेकिन राजनीति की पारी उनकी शुरू हो गई। विनेश फोगाट ने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। तो ये विनेश फोगाट को हम सुन रहे थे। अभिनव, आपसे ये जानना चाहते हैं, आप इस समय जुलाना में हैं, भाई पहले ये पिछड़ रही थी, आखिरकार 6000 के मार्जिन से जीत गई, इस जीत के मायने क्या हैं? मोहनलाल जी, इस वक्त मैं सिर्फ जुलाना में ही नहीं हूँ, मैं जुलाना के उस गांव में हूँ जहाँ पर विनेश फोगाट का ससुराल है। तो मैं फिलहाल विनेश के घर के बाहर ही बैठा हूँ क्योंकि वो कुछ थकी हुई हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ बात करें। अगर ये उनका बेसिकली
ये उनका ससुराल है। तो उनका अपना गांव है वो चरखी दादरी जिले में है, बलाली गांव, उनका ससुराल जुलाना में है और इसीलिए कांग्रेस ने उनको यहाँ से टिकट दी थी। अगर हम उनके चुनाव की बात करें तो सुबह जब हम चुनाव के कार्यालय में पहुंचे जुलाना, तो वो लीड ले रही थी, गाने बाने बज रहे थे, लड्डू बट रहे थे, चाय चल रही थी, लेकिन जैसे ही कुछ राउंड की जब काउंटिंग हुई तो वो ट्रेल करने लगी। बीजेपी के उम्मीदवार जो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अभिनव, इनकी जीत के मायने क्या है? थोड़ा समय कम है मेरे पास। मोलल जी, इनकी जीत के मायने, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, आप इस तरह से देखिए कि वो बहुत अब उस तरह से खुश नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तो जीत गए लेकिन सरकार बीजेपी की आ रही है। तो वो जुलाना के एक तो जो स्थानीय लोग हैं वो उस तरह से खुश नहीं है, क्योंकि वो उस तरह से काम नहीं करवा पाएंगे। और एक जो बड़ा इसका मायना आप देखें, इस चुनाव में किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा था, और पहलवानों के मुद्दे का जो सबसे बड़ा फेस थी वो विनेश फोगाट थी। तो ये माना गया कि विनेश फोगाट, जिस तरह से उनका विनिंग मार्जिन कम हुआ और वो पहलवानों के मुद्दे को लेकर चल रही थी, वो उस तरह से वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो जिस तरह का नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से या मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से बनाने की पूरे चुनाव में कोशिश की गई कि पहलवानों का बड़ा मुद्दा है विनेश फोगाट का, न सिर्फ जुलाना की सीट पर बल्कि जींद के आसपास, जींद में 5 सीटें हैं, बल्कि उसके आसपास भी उसका प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन उस तरह का जो पहलवानों का मुद्दा था वो रेजोनेट करता हुआ कहीं नहीं दिख रहा। वो नहीं दिखा, वो बिल्कुल नहीं दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नतीजे कितने चौंकाने वाले हैं? बीबीसी संवाददाता रूपा झा ने बात की भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से, जो कि आज बीबीसी के दफ्तर आए थे। उम्मीद तो थी, मैं भी प्रचार के लिए गया था और मुझे लगता है कि 10 साल में जो काम सरकार ने किया है उसके आधार पर पब्लिक तक, कॉमन मैन तक जो काम पहुंचा है, उसी के कारण वोटर्स का रिफ्लेक्शन हमारे सपोर्ट में आया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि निश्चित रूप से काफी रिपोर्ट ऐसे मिलते थे कि बहुत टफ है, कठिन है, पर इन सब बातों पर बात करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे लिए मिले, जो आगे के 2 राज्यों के चुनाव के लिए भी उपयोगी होंगे। जितनी रिपोर्टिंग हो रही थी जमीन से भी, और हम लोग भी गए थे, और बीजेपी को भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, इतनी सारी तब्दीलियां हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस बार तीसरी बार वो आ सकने की उम्मीद कर सकें। एक मेरे मित्र ने कहा था जी, एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। मैं एक बार अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आ गई थी, तो ब्रेबराउन स्टेडियम पर क्रिकेट की मैच थी, प्रमोद महाजन जी भी उसमें थे। तो 3, 3:30 बजे ऐसी स्थिति आई कि इंडिया लगभग हार रहा था। तो उस समय हम चुनाव हार गए थे, तो थोड़ा इम्पैक्ट तो था। तो प्रमोद जी ने हम सबको कहा, मैं जहाँ जाता हूँ हारी होती है, अब मैं घर जाता हूँ। वो जैसे गए, क्रिकेट बदल गई और 5 बजे मैच जीत गए। क्या बात। तो ये ऐसा ही है कि अनप्रेडिक्टेबल होता है जी। फिर भी कुछ तो अंदाजा आप बताएं कि क्यों आपको लगता है कि बीजेपी तीसरी बार वापस आ सकने की संभावना दिख रही है? अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स होता है कि जो आदमी साइलेंट है, वो बोलने वाला नहीं है, तो उसको जब इसके बेनिफिट मिलते हैं इंडिविजुअली, तो वो आदमी अपना वोट उस दिशा से देता है। हमने जो 10 साल में काम किया, जिसका बेनिफिट कहने के अलग अलग प्रकार के स्टेक होल्डर्स को जो मिला है, के कारण नेचुरली हमारे सपोर्ट में बढ़ोतरी होती है और अच्छा सपोर्ट मिलता है। यही मुझे लगता है कि हमारे बहुत बड़ा फायदा है। जी, तो अब कौन बन रहे हैं मुख्यमंत्री? तो कुछ नहीं, जब पार्टी नए एमएलए चुनेंगे, सब प्रोसीजर होगा, तब पार्टी तय करेगी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि जिनसे बात कर रही थी रूपा झा। मैं वापस अदिति जी आपके पास आ गया हूँ, मुखातिब हूँ आपसे। तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस जो है वो 3 मुद्दों की बात कर रही थी, किसान, पहलवान और जवान। हमारे जो करस्पॉन्डेंट है वो भी यही कह रहे थे, और बड़ा जोर शोर से इसका प्रचार हुआ, अग्निवीर योजना। ये मुद्दे बेकार हो गए? नहीं, मुझे नहीं ये लगता। हुआ क्या कांग्रेस के साथ? बेसिकली हुआ क्या? सब लोग आश्चर्यचकित हैं, अचंभित है कि ये हो क्या गया। देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल से बहुत ही टेंटेटिवली मैं कहना चाहूँगी कि ये पहला चुनाव है जहाँ हमें एक तरह से जाति को एक तरफ रख के और घरों में किस तरह का संवाद होता है, इस पे जोर देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो भाजपा का प्रचार था, न खर्ची न पर्ची, वो 18 से 25-30 साल के नौजवानों से नौजवानों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नौकरी की तलाश में वो हैं, उनके माँ बाप तो नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, और ये एक तरह से जाट अस्मिता पर
ज्यादा हावी हुआ। मतलब ये जो जाट बनाम गैर तो जाट मेरे का मुद्दा है। जी, तो मेरे ख्याल से जाटों ने भी, और ख़ास तौर से एक युवा वर्ग के जाटों ने भी भाजपा को वोट दिया। उसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसी तरह से आप ये नहीं समझा सकते कि क्यों 10 सीटों का इजाफा हुआ भाजपा का। और मतलब सत्ता तो ऐसे फिसली जिसमें कि सब लोग मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो इस बार आनी नहीं, और अगर ऐसा होता तो बीजेपी मनोहर लाल खट्टर को हटाती नीचे, मतलब कुछ समय पहले। मेरे ख्याल से मनोहर लाल खट्टर, आपने उनका बयान सुना मनोहर लाल खट्टर का, उस बाइट में उन्होंने नायाब सिंह सैनी का नाम एक बार भी नहीं लिया। उन्होंने मोदी जी की तारीफ की, लेकिन नायाब सिंह सैनी का नाम नहीं लिया। नायाब सिंह सैनी उस समाज से आते हैं जो कि बहुत ही अल्पसंख्यक है, मतलब अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक है। और मेरे ख्याल से उनके काम पर, जब मैं घूमी थी हरियाणा में, तो उनके काम पर कई लोगों ने बहुत ही अच्छी टिप्पणी की थी कि उनका काम ठीक ठाक है, अच्छा हो रहा है। लेकिन वोट देते समय आदमी अच्छा काम कहाँ सोच रहा है? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें थी, नहीं तो बिना काम के तो आप वोट नहीं देते। कोई अंडर करंट था, मतलब भाई कहेंगे ही ना कि कुछ ना कुछ तो चल रहा था। जो अंडर करंट नहीं था उस पर भी हमको जोर देना चाहिए। मेरे ख्याल से हिंदुत्व का अंडर करंट नहीं था, वो नहीं था। तो इसके बावजूद भाजपा का इतनी वोटों से जीतना और इतनी सीटों से जीतना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों की। हरियाणा विधानसभा चुनावों की चर्चा को यहां पर विराम देंगे। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। मैं हूं सुमिरन, और अब बात जम्मू कश्मीर राज्य की। हरियाणा की तरह ही जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी लगभग साफ ही है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ पूर्ण बहुमत यानी 48 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों के साथ, और पीडीपी तीसरे स्थान पर 3 सीटों के साथ। 10 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में फिर लौट रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने जीत के बाद क्या कहा, सुनते हैं। जहाँ जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है, वहाँ जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो है साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। तो जीत के बाद ये थी ओमर अब्दुल्ला की आवाज, और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, सुनते हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला। क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी से जब ये प्रश्न रखा गया कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, तब उन्होंने रूपा झा को क्या जवाब दिया? जम्मू कश्मीर में क्या हुआ सर, आपको क्या लगता है? मैं जम्मू के क्षेत्र में भी गया और कश्मीर में भी गया, पर एक बात है कि जम्मू में भी हमने बहुत काम किया, पर उसका फल नहीं मिला। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि फल मिले इसके लिए कोई काम नहीं करता। हमको ये तो पहले से मालूम है कि जितने हम स्ट्रांग जम्मू में हैं, उतने हम श्रीनगर क्षेत्र में नहीं है। फिर भी हमने काम करने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो ये है नितिन गडकरी, और इनसे पूरी लंबी चौड़ी बातचीत है। अगर आप इस पूरी बातचीत को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बीबीसी हिंदी के यूट्यूब पर ये बातचीत आपके लिए है। शामिल कर रहे हैं कि बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव को, जो कि इस समय श्रीनगर में मौजूद हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं वो बड़े नाम और चेहरे जो जीत गए या फिर हार गए।
जी मोहन जी, देखिए सबसे बड़ा चेहरा तो उमर अब्दुल्ला हैं। उन्होंने 2 सीटों से ये चुनाव लड़ा था, गांधरबल और बडगाम से। दोनों ही सीटों से वो जीते हैं और दोनों ही सीटों पर उन्होंने पीडीपी के कैंडिडेट्स को हराया है। पीडीपी का बड़ा चेहरा थी इल्तिजा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ी थी, तो इल्तिजा मुफ्ती जो उनकी बेटी हैं, उन्होंने उनकी जो एक पारंपरिक तौर से उनकी सीट मानी जाती है बिजबिहाड़ा, वहां से चुनाव लड़ा था। इल्तिजा मुफ्ती ये चुनाव हार गई हैं और उन्होंने ये चुनाव जो हारा है वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट उस सीट से जीते हैं। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, वो नौशेरा से चुनाव हार गए हैं, तो बीजेपी के लिए एक ये बड़ा झटका है और वहां से उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने हरा दिया है। इसी तरह लांगेट सीट से इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख चुनाव जीत गए हैं। वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पे ये चुनाव लड़े थे। वो मात्र 1602 वोटों से जीते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहां तक इंजीनियर रशीद की राजनीति और उनकी पॉलिटिक्स की बात है। तो ये कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े चेहरे या दिलचस्प नाम हैं जो इन चुनावों में जीते हैं या हारे हैं। आपसे अब ये समझना चाहते हैं कि आपने इस इलेक्शन को कवर किया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू में तो मतलब माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां पर बीजेपी ने वैसा प्रदर्शन भी किया है। आम लोगों से आपकी बात हुई होगी इन नतीजों के बाद, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं इन चुनाव परिणामों को? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जम्मू का जो इलाका है वो बीजेपी का गढ़ वही रहा है। अतीत में भी बीजेपी की परफॉर्मेंस उसी इलाके से अच्छी हुई है। जहां तक कश्मीर घाटी का सवाल आता है, बीजेपी वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है पहले भी, लेकिन इस बार बीजेपी के लोगों का ये दावा था और वो बार बार ये कह रहे थे कि कश्मीर घाटी में भी बीजेपी अपना खाता खोलेगी और कुछ सीटें इस बार कश्मीर घाटी में भी उन्हें मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बीजेपी की ज्यादातर सीटें जम्मू के इलाके से ही आई हैं। 29 सीटें बीजेपी की आई हैं और जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे कुछ लोग मान रहे थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी में भी काफी इनफाइटिंग थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके और कुछ मुद्दों को लेके पार्टी में काफी खींचतान चल रही थी, तो बहुत लोगों का ये भी एक आंकलन था कि बीजेपी को जम्मू इलाके में नुकसान हो सकता है, उनकी सीटें घट सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर गठबंधन के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस की सिर्फ 6 सीटें आई हैं। कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा अपना बेस या अपना जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव नहीं कर पाई है। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ गठबंधन में वो है, इसलिए उनकी सरकार बनती जरूर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस को इस पूरे चुनाव में कोई बहुत खास फायदा नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र राव श्रीनगर से इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। मैं फिर से वापस आ गया था अदिति जी। हमने चर्चा सुनी और अब हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। एक्सपेक्टेड लाइंस पर चुनाव का नतीजा है जम्मू में, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से भाजपा शायद इससे अच्छा प्रदर्शन के बारे में सोच रही थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायद आज रात को जब गुलाम नबी आज़ाद लेटेंगे और चुनाव के बारे में सोचेंगे, तो शायद वो सोचें कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आज अगर वो कांग्रेस में होते तो मतलब किंग मेकर की स्थिति में होते एकदम, और कांग्रेस का प्रदर्शन भी शायद ज़्यादा अच्छा होता और मतलब कहीं तो होते। पीडीपी पे बात की जाए, महबूबा मुफ्ती 3 सीटों पर सिमट गई और ये सबसे ज्यादा नुकसान अगर कंपैरिजन किया जाए तो पीडीपी को हुआ और जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो फायदा हुआ ही। मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह का लीडरशिप रोल अदा किया है 2019 से, जब 370 रद्द हटाया, तब से लेके अब तक लोगों का यही आकलन है कि एनसी ही पोल पोजीशन में है, एनसी ही लीडरशिप कर सकती है। उस समय आपको याद होगा एक मीटिंग हुई जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने सारी पार्टियों को बुलाया और कहा कि हमें उसकी तस्वीरें हमने देखी हैं। जी, तो मेरे ख्याल से वो जो एक पहला ब्लो था, लोगों को शायद ये पसंद नहीं आया कि पीडीपी ने भाजपा के साथ किसी समय हाथ मिलाया और उनके साथ काम किया। मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट सिचुएशन है। इल्तिजा मुफ्ती छोटी लड़की है, छोटी सी है और पहला चुनाव है।
अब आने वाले समय में और वो अपने आप को लेकिन जो रोल express पीडीपी का करेगी। हो सकता था वो आया नहीं। अब आगे आगे देखना पड़ेगा कि पीडीपी इन ऑपोजिशन क्या करती है, क्योंकि जाहिर है कि मेरे ख्याल से पीडीपी ऑपोजिशन में ही रहेगी। नहीं, ऑपोजिशन में रहेगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम सोचेंगे हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन क्या पीडीपी ये एक्सेप्ट करेगी, ये जानते हुए कि जगह जगह पर एनसी नहीं उनको हराया है। हाँ, तो अब ये देखने वाली बात थोड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप इस समीकरण को देखें, एक पीडीपी है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है। नेचुरल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष में अब जब ये सरकार चलाएंगे तो भाई सरकार चलाना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए मिलकर आसान तो होगा नहीं। उसका उतना डर नहीं है जितना डर है कि किस तरह से एलजी और एक इलेक्टेड सरकार आपस में काम करेंगे। मतलब दिल्ली जैसा सीन कहीं वहां पे भी मुझे तो दिखने। बिल्कुल वही नजरिया दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में इस तरह की चीज जम्मू और कश्मीर में होना खतरे से खाली नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि पहली बार एक ऐसी सिचुएशन है जहां गवर्नर सर्वे सर्वा है और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मेरे ख्याल से हर मोड़ पर एनसी सबको याद दिलाएगी कि हमारा अल्टीमेट गोल है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जो कि संभव दिखता नहीं। नहीं, संभव तो है और भाजपा ने कहा है कि वो भी उसके लिए कमिटेड है, लेकिन वो कब होगा ये सवाल है। हाँ, तो उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। तो कुल मिला के एक एडमिनिस्ट्रेशन नाइटमेयर न हो, ये सबको, सारे भारतीय लोगों को उम्मीद करनी चाहिए। अब मैं आपसे क्लोजिंग टिप्पणी लेना चाहूंगा इन दोनों चुनावों को देखते हुए कि राहुल गांधी बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, आने वाले चुनावों में उनका प्रदर्शन क्या होगा, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो है ही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद संकेत है, निश्चित तौर पर सुखद संकेत है, और क्योंकि वो खुद नहीं अपेक्षा कर रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी। इंटरनल सर्वेज जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो यही नहीं दिखा रहे थे कि इतनी सारी सीटें आएंगी उनकी। और अगर विपक्ष की बात करें, और यदि कांग्रेस की बात करें तो निश्चित तौर पर दबाव जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो महाराष्ट्र में भी डालेंगे और झारखंड में भी डालेंगे कि आप तो हरियाणा में फेल हो गए, तो हमको मत समझाइए कि चुनाव कैसे जीता जाता है। मतलब ये इसके नतीजे कुछ उस तरफ ले जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड दोनों हरियाणा से बहुत अलग राज्य हैं, तो वहाँ पॉलिटिक्स का डायनामिक दूसरा है। तो अब देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या होता है। तो अदिति फडणवीस जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी देर आपने इंतज़ार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लिसनर्स जो कि इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनके लिए ये कि आज का हमारा ये जो पॉडकास्ट है, हम तो चले जाएंगे लेकिन ये पॉडकास्ट की शक्ल में आपके पन्ने पर रहेगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से सुन सकते हैं। bbchehindy.com पर इस समय जो बड़ी खबर लगी हुई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो है कि हरियाणा चुनावों में आखिरकार कैसे कांग्रेस हरियाणा चुनावों को हार गई। तो इस वादे के साथ हम विदा ले रहे हैं कि हम कब आएंगे, और हम माफी चाहते हैं कि आज समय की कमी के कारण हम टिप्पणियां नहीं ले सके। आएंगे कब? कल आएंगे 7:30 बजे। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।